हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि पिछला वीडियो जो मैंने दिया था, आपको बता दिया था कि अवतल दर्पण क्या होते हैं और उत्तल दर्पण क्या होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का कैसे बनेगा। जैसे मैंने आपको यह बात बता दिया था कि सर क्या होगा उत्तल दर्पण, क्या होगा अवतल दर्पण, समतल दर्पण, सब चीजें मैंने आपको बता दिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अगर वो अवतल दर्पण होगा तो कैसा बनेगा, अगर उत्तल दर्पण होगा तो कैसा बनेगा। तो आज हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे कि अगर अवतल दर्पण होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अगर उत्तल दर्पण होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो अगर हम कहे आपसे कि अगर प्रतिबिंब बनने की स्थिति को पढ़ना है तो उससे पहले एक चीज हमको पढ़ना पड़ेगा कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या नियम है। कुछ नियम है, 3-4 नियम है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम कहे आपसे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम या प्रतिबिंब बनाने के नियम, यानी बनने के नियम भी कह सकते, बनने के भी कह सकते हैं। यानी मेरा कहना यह है कि सर अगर गोली दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है, तो उसका नियम क्या होगा। तो नियम क्या होता है, नियम को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि बारी बारी सर नियम क्या होता है। तो मैंने एक बात आपको बताया था, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हमने यह बात आपको पहले से बता दिया था कि मान लीजिए अगर कोई दर्पण हम ले लेंगे और यह दर्पण यह होगा, अगर उसके उभरे हुए भाग पर अगर हम कलई करेंगे, किस पर करेंगे, उभरे हुए भाग पर कलई करेंगे, तो वह क्या कहलाएगा। तो आपको पता है सर उभरे हुए भाग पर अगर कलई करेंगे तो यह दर्पण कौन सा कहलाएगा। तो कहे थे सर अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक, दूसरी बात ये पढ़ रहा था, अगर ऐसा ही होगा और उसके उभरे हुए भाग पर कलई नहीं किया होगा, कहा करेंगे, यानी धसे हुए भाग पर कलई अगर किया गया होगा और उभरा हुआ भाग चमकीला हो गया होगा, तो उस स्थिति में इसको हम कहते थे उत्तल दर्पण। क्या कहते थे, तो कहेंगे सर उत्तल दर्पण कहते थे। यानी मेरी बात यह आपको समझ में आ रही है कि सर आपने क्या बताया था, अगर उभरे हुए तल पर कलई किया गया होगा तो वह अवतल दर्पण होगा, अगर धसे हुए तल पर कलई किया गया होगा तो वो कौन सा होगा, तो कहेंगे सर उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, यह बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहें गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है, तो इसके कुछ नियम है, तो जरा लिखिएगा। लिखना क्या, अगर हम कहें समझाए तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि हम एक दर्पण ले लिए, चाहे वो दर्पण कोई भी हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो हम एक बात कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर हम आपसे बताएं तो कहेंगे सर ये मान लीजिए मेरा क्या है, तो कहेंगे ये सर मान लीजिए आपकी दर्पण है, और वो भी कौन सा दर्पण है, तो कहेंगे सर अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण है, तो यह बात भी आपको पता है कि सर इसके बगल में एक और दर्पण होगा जो ऐसे रहेगा, और अब की बार क्या करेंगे, तो धसे हुए तल पर कलई करेंगे, और जब धसे हुए तल पर कलई करेंगे तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, तो कहेंगे सर उत्तल दर्पण कहलाएगा। और यह बात आपको भी पता है सर ये मुख्य अक्ष होगा, क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा, और इसका भी एक मुख्य अक्ष होगा, और इस मुख्य अक्ष को हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर पी होगा, यानी ध्रुव होगा। और यह क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे, जानते हैं क्या सर, इसको यहां न मान करके, हाँ यहां मान लीजिए, इसको सी मान लेते हैं और इसको क्या मानेंगे, यफ मानेंगे। तो इसमें भी तो यह पी होगा और ये क्या होगा, तो कहेंगे सर यहां सी लिखते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए, ये सी होगा, और उस स्थिति में और यहां पर क्या मान लेते हैं, यफ मान लेते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या है, तो कहेंगे सर यफ है। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो पहला नियम यह कहता है कि पहला जो कहता है कि अगर, जरा ध्यान से सुनिएगा, बनाने के नियम में पहला नियम यह कहता है कि यह, अगर आपको बात पता है कि सर ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र और ये मुख्य अक्ष है, और ये दर्पण कौन सा है, तो कहेंगे सर अवतल है, और ये कौन सा है, तो कहेंगे सर उत्तल है। जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब अगर कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, पहला नियम यह कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस यानी मुख्य फोकस से होकर के जाता है। अगर हम आपसे कहें कि सर क्या कहना चाहते हैं, तो हम कहेंगे यह मुख्य अक्ष है कि नहीं है, तो कहेंगे सर हाँ मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें
दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर के जाएगा? तो कहेंगे सर फोकस से होकर के जाएगा। किससे होकर के जाएगा? फोकस से होकर के जाएगा। ठीक है, यह बात फिर से सुनिए। हमने कहा क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर ये भी तो चलेगा, मान यहां से चलेगा और ये भी जब दर्पण से टकराएगा तो कहीं और से नहीं होकर के जाएगा। किससे होकर के जाएगा? फोकस से। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलेंगी और दर्पण से टकराएंगी तो टकराने के बाद वह किसी और बिंदु से होकर के जाएंगी ही नहीं। किससे होकर के जाएंगी? तो कहेंगे सर जो मुख्य फोकस होता है यानी यफ से ही होकर के जाता है। यानी यह बात आपको समझ में आ गया। चाहे वो उत्तल दर्पण होगा चाहे अवतल दर्पण होगा, दोनों स्थिति में अगर कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं यानी ऐसे चल रही हैं तो टकराने के बाद अगर जाएंगे तो किससे होकर के जाएंगे? फोकस से होकर के जाएंगे। इस बात का ख्याल आप रखिएगा और मैं बार बार यह बात आपसे पूछूंगा और कहूंगा। अगर ये उत्तल दर्पण है तो अवतल दर्पण भी होगा तो वही होगा। तो कहेंगे सर हाँ अंतर थोड़ा सा होगा, जरा देखिएगा। कोई अंतर नहीं होगा। चलते हैं बताते हैं जरा। मान लीजिए इसको ऐसे हम कर दिए। अब कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर तो इधर से ना प्रकाश पड़ेगा इस पर, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद ये इस दिशा में जाएगी कि नहीं? अब यहां खड़ा होकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये इधर से नहीं आ रहा है। कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर हम आपसे कहे ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा कि टकराने के बाद इस दिशा में आएगा तो ये लगेगा कि कहीं ना कहीं इस दिशा से क्या कर रहा है? आ रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या? हमने यही कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती हुई आती हुई प्रतीक होती है। देखिए यहां से इधर जा रही है ना, इधर जा रही तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर इधर से तो जा रही लेकिन वापस आ रही है। और जब यहां खड़ा होकर देखेंगे ना तो आपको कभी नहीं लगेगा कि सर इधर से आ रहा है। आपको लगेगा किससे होकर के आ रहा है? फोकस से होकर के आ रहा है। यानी पहला नियम यह कहता है, जरा लिखते हैं तो लिखेंगे तो क्या होगा? तो हम कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाता है। मुख्य फोकस से होकर जाता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने यही कहा कि जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो टकराने के बाद किससे होकर के जाएंगी? तो कहेंगे सर फोकस से। इस बात का ख्याल रखिएगा। यानी मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये कही है कि चाहे वो उत्तल दर्पण होगा चाहे अवतल दर्पण होगा, वो टकराने के बाद किससे होकर के जाएगा? तो कहेंगे सर इस फोकस से होकर के जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। यानी पहला नियम यह कहता है। अब जरा दूसरी बात समझिएगा। तो दूसरी बात अगर कहें इसका नियम तो दूसरा क्या नियम है? तो दूसरा जब नियम हम कहेंगे तो कहेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कहेंगे कि दूसरा नियम क्या कहता है तो दूसरा नियम यह कहता है कि मान लीजिए कि यह दर्पण कौन सा होगा, उस दर्पण को बना लेते, ये दर्पण मेरा हो जाएगा। तो इसको अगर इस पर पेंट करेंगे तो कहेंगे सर ये कौन सा दर्पण है? तो कहेंगे सर अवतल दर्पण है। और यहीं पर एक और बना लीजिए और इसको हम कहेंगे कि सर ये क्या होता है? तो कहेंगे सर अगर इसके दबे हुए तल पर कलई किया जाएगा तो उस स्थिति में यह कौन सा दर्पण होगा? तो कहेंगे सर यह उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। और ये क्या होगा? तो कहेंगे सर अवतल दर्पण होगा। जरा मेरी बात को समझिएगा। अब कह क्या रहा है? अब आप बताइएगा, कहिएगा सर ये बात तो हमको पहले से भी पता है, आप भी बता रहे तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है, ये मुख्य अक्ष होगा कि नहीं होगा? कहेंगे सर होगा। और यहाँ पर पी ध्रुव होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे सर पी ध्रुव भी होगा। और यहाँ पर कहेंगे तो कहेंगे सर यप होगा। और यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, थोड़ा सा पास में कर देते। यहाँ यफ बना दीजिए और यहाँ पर क्या बना दीजिए? तो हम कहेंगे सर कि यहाँ पर इसको बनाएंगे तो क्या होगा? जरा ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर इसको बना दीजिए सी। ठीक, ये यफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब इसी में मुख्य अक्ष का है तो कहेंगे सर ये होगा।
और ये क्या होगा आपका, तो कहेंगे सर P होगा, इधर क्या होगा F होगा, और इधर क्या होगा तो कहेंगे सर ये C होगा। क्या होगा, C होगा। अब जरा सुनने वाली बात है, हमने कहा क्या कि ध्यान से सुनिएगा, हमने यही कहा कि जो दूसरा नियम कहता है कि अगर जो प्रकाश की किरणें पहला नियम यह कहता था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाएंगी, लेकिन दूसरा नियम यह कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के जाएंगी तो वो जिस मार्ग से होकर के जाएंगी उसी मार्ग में वापस लौट आएंगी। यानी सीधा कहने का मतलब यही है कि जो प्रकाश की किरणें अगर इस वक्रता केंद्र से होकर के जाएंगी तो अपने मार्ग में जाएंगी और उसी मार्ग में वापस लौट आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो दूसरा नियम कहते हैं। क्या, अब बार बार ध्यान से सुनिएगा, जो प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से जाएंगी उसी मार्ग में जाएंगी, अब पुनः टकरा करके दर्पण से उसी माध्यम में वापस लौट आएंगी। अगर हम कहें कि जब उसी माध्यम से वापस लौट आएगी तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर सर यहां पर रहेगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसको समझना थोड़ा सा अजीब होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं आपको। अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है, यहां से, समझ रहे, ठीक ऐसे आ रही है, तो ये इधर से आएगी और इसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के जाती हैं वह दर्पण से टकराने के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट आती हैं, तो इसे दूसरा नियम कहते हैं। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तभी समझ में आएगा जब इसका नियम, ये 3-4 नियम जो आपको समझ में आ जाएगा तो कोई समस्या नहीं होगा। तो दूसरा नियम बताते हैं जरा। दूसरा नियम यही कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद थोड़ा सा अंदर तक चला गया, कोई दिक्कत नहीं, टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट आता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा क्या, हमने यही कहा कि जो प्रकाश होगा अगर वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा तो उसी मार्ग में वापस लौट आएगा। देखिए गया, किससे होकर के गया, तो कहेंगे सर वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट आती है। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पहला हमने ये कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस के होकर के जाती हैं। दूसरा हमने ये कहा कि जो प्रकाश की किरणें अगर वक्रता केंद्र से होकर के जाएंगी तो वह उसी मार्ग में वापस लौट के आ जाएंगे जब प्रकाश दर्पण से टकरा जाएगा तब। जरा ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि पहला यानी दूसरा भी आपको, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते आगे देखते अगला क्या कह रहा है। तो इसी में का तीसरा नियम क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक काम करते हैं, इसको तीसरा नियम हम बताते हैं और तीसरा नियम क्या कहता है जरा देखते हैं हम लोग, ठीक ना। तो हम कहेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा करके ऊपर कर लीजिए। मान लीजिए हम इसको ऐसे कर दिए, ठीक है। ये कौन सा था, दूसरा नियम। तीसरा क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा कहेंगे तो क्या होगा, तो तीसरा तो बिल्कुल आसान है, तो कहेंगे सर तीसरा क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि अगर वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा उसी मार्ग में वापस लौट के आएगा। अब तीसरा अगर हम बनाना चाहे तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए अगर हम बना ले यहां पर दर्पण, एक दर्पण ये है और उसके उभरे हुए भाग पर हमने क्या कर दिया, कलाई कर दिया, और यह बात आपको पता हो गया कि सर ये कौन सा है, तो कहेंगे सर ये हमारा अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। अगर ऐसा ही कुछ होगा ऐसे, और कलाई किस पर किया गया होगा, सॉरी ये ऐसे नहीं रहेगा ना, ऐसे बना दीजिए। अगर मान लीजिए हम ऐसे करें और कलाई अब की बार कहां करना है, तो धसे हुए तल पर करना है। जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा।
और इस समय यह बात भी सबको पता है कि सर जानते हैं सर ये मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। तो इसे क्या कहते हैं? पी कहते हैं, यहाँ सी का सॉरी एफ कहते हैं, और यहाँ क्या होता है? सी कहते हैं। और इसी में अगर मुख्य अक्ष कहे आपसे कि इसमें क्या होगा, तो कहिए सर ये पी होगा और ये सी होगा, और सॉरी ये एफ होगा और ये क्या होगा? सी होगा। तो जरा मेरी बात को सुनिएगा। अब अगर कहेंगे कि मान लीजिए तीसरा क्या कह रहा है, तो तीसरा हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, पहला था टकराने के बाद फोकस से होकर के जाता है। तो अब जरा बात सुनने वाली यह है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें इस फोकस से होकर के जाएगी तो क्या होगा? तो सीधा हम कहेंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरणें, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाती है तो ये दर्पण से टकराने के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा क्या? हमने यही कहा कि जो प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाती हैं, किससे? फोकस से होकर के जाती हैं, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी सीधा कहने का मतलब यही है कि जो प्रकाश की किरणें अगर फोकस से होकर के जाएंगी, अगर इसमें हम लेते हैं तो मान लीजिए ये प्रकाश की किरणें हैं, जाएंगे किससे होकर के? फोकस से। लेकिन इस स्थिति में टकराने के बाद ये क्या होगा? तो कहेंगे सर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। यानी सीधी बात है, जरा गौर से सुनिएगा। हमने सीधे कहा अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के फोकस से होकर के जाती है, आती हुई प्रतीक होती है, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जरा सीधा कर लीजिए इसको, ऐसे होगा और इधर आ जाएगा। तीसरा नियम यह कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें, जरा ध्यान से, अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर के जाता है और दर्पण से टकराता है, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब अगली बात यह है, यानी हम लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे तो कहेंगे कि जब कोई प्रकाश मुख्य फोकस से होकर जाता है, मुख्य फोकस से होकर के जाता है, फोकस से होकर जाता है, तो दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या कि सुनिए फिर से, क्या कर, जब कोई प्रकाश मुख्य फोकस से होकर जाता है, तो मुख्य फोकस से होकर के गया कि नहीं गया? मुख्य फोकस से होकर के जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता, दर्पण से टकराया और मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। यानी यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि सर अगर हम कहेंगे जब कोई प्रकाश अगर मुख्य फोकस से होकर के जाएगा और दर्पण से टकराएगा, तो उस स्थिति में मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो चलते हैं, यह बात भी समझ में आएगा। 3 नियम आपको समझ में आ गया। अगर कहे चौथा नियम क्या होता है, तो चलिए देखते चौथा नियम क्या होता है। तो चौथे नियम में जब हम कहेंगे तो देखते हैं चौथा नियम क्या कहता है। अगर चौथा नियम कहेंगे तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर चौथा नियम हम बता दें आपको, ठीक है बताते हैं। अब कहेंगे मान लीजिए ये क्या है आपका, तो कहेंगे सर दर्पण है। कहेंगे कौन सा दर्पण है? कोई आज के बाद पूछ दिया तो कैसे बताएंगे? मान लीजिए रास्ते में जा रहे कौन पूछ दिया दर्पण क्या होता है, तो भाग चलेंगे छोड़ करके कि पूछ दिया। और हम लोग जब पढ़ा करते थे, लोग रास्ते में मिला करते थे और पूछा करते थे। जब हम लोग छोटे थे पढ़ा करते थे तो उस समय कोई भी रास्ते में गांव का मिल जाता था तो खड़ा करके लाइन से बच्चों को लगा करके कम से कम टेबल तो पूछता ही था। और आज के जमाने में बच्चे इतना नहीं पढ़ रहे, अगर कोई पूछने वाला अगर पढ़ाई वाली कोई बात कर रहा है तो वहां से तुरंत क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। नहीं वहां पर बैठते नहीं, रुकते ही नहीं है कि कोई पढ़ाई वाली चीजें बात किया जाए। इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जीवन तभी सफल होगा जब आप पढ़ाई करेंगे। बिना पढ़ाई का जीवन एकदम कह सकते हैं कि निरुपाय, यानी कहने का मतलब जीवन एकदम बेकार है अगर पढ़ाई नहीं करते। इसलिए पढ़ाई एक जीवन का एक भाग होना चाहिए और आपको विधिवत पढ़ना चाहिए। क्यों? मैं बता दूं आपको, चाहे आप कितने भी गरीब हो,
अच्छा अमीर हो कोई भी बात है, अगर आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का ना, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कम से कम आपको घर वाले तो खींच करके कम से कम आपको तो कम से कम 12 तक तो पढ़ाई करेंगे। तो जब आपको खींच करके पढ़ाएंगे, आप पढ़ना नहीं चाहेंगे तब भी घर वाले पढ़ाएंगे, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि जो मेरा बच्चा है वो पढ़े। तो आप नहीं पढ़ना चाहेंगे, उस स्थिति में भी खींच करके कम से कम घसीट करके आपको 12 तक तो पढ़ाई करेंगे। तो काहे घसीट के पढ़ेंगे, आप मन लगा करके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोई समस्या ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग को पढ़ना ही नहीं है। तो चलते आगे देखते हैं, अगर हम कहें कि अगर कोई गोली दर्पण होगा, अगर उसके उभरे हुए तल पर कलई करेंगे तो कौन सा होगा, आप बताइए जरा। तो कहेंगे सर अगर गोली दर्पण के उभरे हुए तल पर कलई किया जाएगा तो वो कौन सा दर्पण होगा, तो कहेंगे सर वो अवतल होगा। क्या होगा, अवतल होगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार अगर रहे और ऐसा न रहे और इस प्रकार रहे, अगर कोई कहे कि सर उभरे हुए तल पर नहीं कलई करेंगे, अब की बार किस पर करेंगे, धसे हुए तल पर कलई करेंगे, तो आपको यह बात पता है कि सर अगर धसे हुए तल पर कलई करेंगे तो वो कौन सा कहलाएगा, तो यह बात सबको पता है कि सर ये उत्तल कहलाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण कहिएगा, इसको न लिखना भूल जाएगा, नहीं तो कोई लिख देगा आकर के लेंस। तो लेंस है क्या, ये नहीं है, तो कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष होगा। इसका भी ये मुख्य अक्ष होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे सर होगा। अब अगर कहे कि यहां पर क्या होगा, तो आपको यह बात पता है सर यहाँ पी होगा और यहाँ एफ होगा और यहां पर क्या होगा, सी होगा। ये बात आपको रट जाना चाहिए, क्योंकि अभी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थिति को हम क्या करेंगे, समझेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कहें यहां पर क्या होगा, तो कहेंगे सर पी होगा। तो पी होगा तो कैसे होगा, तो फिर आगे चलते हैं, एफ होगा और यहां पर क्या होगा, सी होगा। अगला ये कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश तिर्यक दिशा में अगर आकर के तिर्यक रेखा के रूप में तिर्यक में आ करके ध्रुव पर अगर पड़ता है ना, तो ध्रुव पर पड़ने के बाद दर्पण से टकराने के बाद फिर तिर्यक दिशा में ही क्या हो जाता है, निकल जाता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा क्या, हमने कहा कि यदि कोई प्रकाश दर्पण की ध्रुव की ओर अक्ष से तिर्यक दिशा में, दर्पण की ध्रुव की ओर अक्ष से दर्पण की ध्रुव की ओर, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा इसको पेंट करते हैं, इसको ऐसे बना देते, ठीक है। अगर कोई प्रकाश मुख्य से तिर्यक दिशा में दर्पण के ध्रुव की ओर आता है, तो उस स्थिति में यह टकरा करके तिर्यक दिशा में ही क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो ये आपका चौथा और अंतिम नियम कहता है। यानी सीधा कहने का मतलब यही है कि अगर कोई प्रकाश दर्पण के मुख्य के तिर्यक दिशा में आ करके ध्रुव से टकराता है, तो टकराने के बाद उसी तिर्यक दिशा में वो क्या हो जाता है, तो कहेंगे सर तिर्यक दिशा में वो क्या करता है, निकल जाता है। तो ये आपका प्रतिबिंब बनाने का नियम है। 4 नियम हो गया। अगर हम आपसे कहें कि चौथा नियम, कहेंगे दर्पण की ध्रुव की ओर, दर्पण के ध्रुव की ओर तिर्यक दिशा में, ध्रुव की ओर तिर्यक दिशा में आपतित होती है। क्या होती है, आपतित होती है। और परावर्तन के नियम में बता ही भी दिए थे कि आपतित होना क्या होता है, आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद तिर्यक दिशा में ही, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये लिखने पर आप मत जाइए। आपको पता है कि सर अगर कोई प्रकाश ध्रुव पर पड़ेगा तिर्यक दिशा में, तो फिर तिर्यक दिशा में क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, नहीं इसी दिशा में आ जाएगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश पड़ेगा इस पर, किस पर, ध्रुव पर यानी पी पर, तो ये टकराएगा और तिर्यक दिशा में क्या करेगा, चला जाएगा। तो यह आपका 4 नियम हो गया। जरा एक काम करते हैं और आपको थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। अगर हम कहें कि यह आपका क्या है, तो कहेंगे सर ये जो है यह दर्पण है, ठीक है, सिंपल सा बनाते हैं। अगर कहे दर्पण में, तो कहेंगे सर ये क्या होगा, पी होगा।
ये क्या होगा, एफ होगा, और ये क्या होगा, सी होगा। पहला कहे थे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें कभी भी जाएगी तो किससे होकर के जाएगी, तो कहे थे सर फोकस से होकर के जाएगी, तो फोकस से होकर के आई कि नहीं आई। दूसरा हमने कहा था कि जो प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी वो अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। यह बात भी क्लियर हो गया। अब हम अगर आपको बात बताएं, अगर कहे कि जो प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यह बात तीसरा कहता था। चौथा क्या बताया कि अगर कोई प्रकाश इस पर पड़ता है ध्रुव पर तिर्यक दिशा में ही क्या हो जाता है, तो कहेंगे सर तिर्यक दिशा में ही क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो यह आपका दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम है, यह अभी नियम है, ठीक है। अब चलते अगला जो टॉपिक आज का होने वाला था आपका, तो कहेंगे सर क्या होगा, तो आसानी से आप कह सकते सर अगर हमको नियम पता चल गया तो फिर नियम बताने के बाद हमको कोई यह नहीं रोक सकता है कि सर कैसे हम बनाएंगे कि अवतल दर्पण होगा तो उससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा और किस प्रकार बनाएंगे। चलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले अगर कहे तो नया पेज थोड़ा सा ले लेते हैं और कहेंगे मान लीजिए अगर हम कह दे आपसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हमने कहा क्या, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर अवतल दर्पण होगा तो किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन सबसे पहले अगर हम बता दें, कितनी बार बता चुके हैं आपको, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। कहेंगे सर अगर हमसे कोई कहेगा अवतल दर्पण क्या होगा, ठीक है हम बनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कहे कि मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं, या आपका कहेंगे सर अब तो दिखाई दे ही रहा होगा, क्यों, क्योंकि यह अगर कोई ऐसा होगा किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा और उसके उभरे हुए तल पर अगर कलाई करेंगे तो उभरे हुए तल पर कलाई करेंगे और इस समय यह मुख्य अक्ष होगा, तो जानते हैं सर ठीक है। और आपको यह बात पता होगा कि सर यहां पर ध्रुव होगा। जरा देखिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि कैसे वो अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियां बनेंगी, आपके दिमाग में होना चाहिए। चलते हैं जरा, अगर कहें ये क्या होगा तो कहेंगे सर ये होगा आपका ध्रुव, और ये क्या होगा तो कहेंगे सर ये फोकस फोकस होगा, तो इसको फोकस लिखिए, तो कहेंगे सर फोकस होगा। यहां क्या होगा तो कहेंगे सर यहां जानते क्या होगा, सी होगा, सी होगा ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर कहेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो मैं शुरुआत में ही बता देता हूं आपको अवतल दर्पण द्वारा कितनी कंडीशनें बनेंगी, तो मैं बता दूं आपको 6 कंडीशनें बनेंगी। और 6 कंडीशन कहां कहां बनेगा इस बात का जरा केयर कीजिएगा। एक बात तो क्लियर है कि सर कभी भी वस्तु को इसके सामने ही रखेंगे, ठीक है रखते हैं। अगर हम कहें आपसे कि मान लीजिए कि एक बार कोई दूरी अगर मुख्य से बड़ी दूर है तो यहां पर अनंत होगा, क्या होगा तो कहेंगे सर ये अनंत होगा। तो एक बार तो वस्तु को कहां रखा जाएगा, अनंत पर। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि हम बार बार पूछेंगे कि अब की बार वस्तु को कहां रखा जाएगा तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो हम कहेंगे अगर वस्तु को अनंत पर रखी गई है तो क्या करेंगे, एक बार अनंत पर रखेंगे, एक बार क्या कहेंगे सर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई होगी, तो कहेंगे सर यहां पर रखा गया होगा अनंत और वक्रता केंद्र पर। तो पहला कंडीशन ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये हो गया, अगर तीसरा कोई पूछेगा, मैं इसलिए पहले बता दूं आपको कोई समस्या नहीं आएगा, और मैं बता दूं यहां आप ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए अगर कहे कि सर पहला कंडीशन ये है, दूसरा ये कंडीशन है, तो तीसरी बार एक कदम बढ़ेंगे तो किस पर आ जाएंगे, तो वक्रता केंद्र पर आ जाएंगे। तो तीसरा कंडीशन कहां बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है सर, अगला कहां बनेगा, तो अगला बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। तब वस्तु कहां आ गया, यहां आ गया कि नहीं आ गया। यानी एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3, और ये कौन सा कंडीशन होगा, चौथा कंडीशन होगा। और एक कदम और आगे बढ़ते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे सर तब तो ध्रुव पर फोकस पर आ जाएंगे। फोकस पर आएंगे और फोकस पर अगर वस्तु को रखेंगे तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, सब एक एक बात को मैं बताऊंगा। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगा। चलते हैं देखते हैं यह कौन सा कंडीशन होगा, तो कहेंगे सर 5वां कंडीशन होगा। और एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो कहां पहुंचेंगे, तो कहेंगे सर हम फोकस और ध्रुव के बीच में पड़ेंगे, यानी यहां पर वस्तु को रखेंगे तो ये कौन सा कंडीशन होगा। यानी सर एक कदम और आगे बढ़ते चलेंगे तो कहां बनेगा, तो कहेंगे सर अब की बार फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया होगा, तो उस स्थिति में हम कह सकते प्रतिबिंब कहां बनेगा, बना के दिखाएंगे। अगला कदम अगर चलेंगे तो आप बताइएगा, अगला कदम तो ध्रुव पर होगा,
क्या ध्रुव पर रख करके यानी दर्पण पे ही रख करके प्रतिबिंब उसका बना सकते हैं क्या? उस स्थिति में प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हम कह सकते हैं सर 6 कंडीशन बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा कंडीशन कितना बनेगा? तो कहेंगे सर 6 कंडीशन बनेगा। अब 6 कंडीशन को बारी बारी समझते हैं, कुछ बातें और मैं बता देता हूं आपको। 6 कंडीशन में 5 कंडीशन जो होगा आपका, 5 जो कंडीशन होगा वह वास्तविक बनेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और जो एक 5वां नहीं 6वां जो कंडीशन होता है यह आभासी बनता है। एक एक बात को मैं बताऊंगा, जरा आप ध्यान से सुनते रहिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अब चलते हैं 6 कंडीशन को अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला कंडीशन कहेंगे कि सर अगर वस्तु कहां रखी गई होगी, अगर वस्तु अनंत पर रखी गई होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। तो चलते हम देखते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने आपको पढ़ाना शुरू नहीं किया। अब पहला कंडीशन, फिर दूसरा कंडीशन, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे हम चलते चलेंगे और एक एक खत्म होता जाएगा और एक एक खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे आराम से और उसके बाद से पढ़ेंगे किसको? तो हम कहेंगे सर पढ़ेंगे उसके बाद से उत्तल दर्पण का। तो अगर आपको यह बात पता चल गया कि सर अगर अवतल दर्पण होगा और उस स्थिति में 6 कंडीशन बनेगा तो वह 6 कंडीशन कहां कहां बनेगा, यह बात आपको पता हो गया। तब कहेंगे सर एक एक बना करके दिखाइए ना, तब ना हम समझेंगे कि सर कैसे आ रहा है। अगर आप कह दिए तो कैसे कह दिए, होता है कि नहीं होता यह भी तो हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम पहला कंडीशन कहेंगे तो कहेंगे सर लिखिए। तो पहला कंडीशन कहेंगे तो कहेंगे यदि वस्तु आप बताइए, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर वस्तु कहां रखी हो? अनंत पर रखी हो। चलते हैं जरा। अब अगर हम आपसे कहते इसको थोड़ा सा हेडिंग के रूप में लिख लीजिए। कहेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो हम इस बात को कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम ले लेते हैं क्या, तो कहेंगे सर हम मान लीजिए ले ले दर्पण। कौन सा? तो कहेंगे सर अवतल, क्योंकि अवतल ही तो पढ़ रहे हैं। अगर अवतल दर्पण होगा तो मान लीजिए हम इसको बाहरी तल पर यानी उभरे हुए तल पर कलाई कर देंगे। कहेंगे हाँ सर ठीक है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसमें मुख्य अक्ष चलते हैं तो कहेंगे सर मुख्य अक्ष भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहेंगे सर यहां पर क्या होगा? तो यहां पर ध्रुव होगा, यह बात आपको भी पता है। और यहां पर क्या होगा? फोकस होगा। और यहां पर वक्रता केंद्र होगा। तो मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। हमने कहा क्या? हमने अब की बार कहा कि अगर वस्तु कहां रखी गई होगी? अनंत पर। कहां? अनंत पर। तो आपको पता कि अनंत पर रखे तो ये सीधा प्रतिबिंब यहां जाएगा कि नहीं? तो कहेंगे सर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा ही। तो कहेंगे सर ये जाएगा ऐसे। जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि मुख्य अगर कहे कि अगर दर्पण अवतल होगा तो अगर वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। आप बताइए कहां बनेगा? तो हम कहेंगे सर ये किससे होकर के जाएगा? तो कहेंगे सर फोकस से होकर के जाएगा। और यह बात सबको पता है कि जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। अभी हमने बताया और इसको यहां अवतल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, हम तो शुरुआत ही में लिख दिया है। चलते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। अब अगर जरूरी है ऊपर से आएगा, अगर नीचे से हम बना दे तो क्या होगा? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो कहेंगे सर इस फोकस से होकर के जाएगा कि नहीं जाएगा। जरा ध्यान से सुनिए। और जहां एक दूसरे को क्रॉस करता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। जहां एक दूसरे को क्रॉस करता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। यानी हम यह बात कह सकते हैं कि अगर वस्तु कहां रखी होगी? अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो कहेंगे सर फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो कहेंगे सर वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा। बिंदु के आकार का बना कि नहीं? हाँ, उल्टी वाली चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है। सर उल्टा है सीधा है कैसे? लेकिन एक बात जरा क्लियर समझ लीजिएगा। अगर वास्तविक जो वास्तव में कटता है वो वास्तविक कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक। तो वास्तविक कहलाएगा। अगर आभास मान लिया ऐसे रेखा चला, एगो रेखा ऐसे चला, तो आपको कहीं मिला है क्या? यहां मिला नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सर आगे चल करके मिलेगा जरूर। तो हमने कहा क्या आपसे? हमने यही कहा कि अगर वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर हम इसको आपको लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, अनंत पर रखी होती है
उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, जो किस पर बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा बिंदु के आकार का बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, आकार का बनता है। जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हमने कहा क्या? हमने यही कहा कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। तो मुख्य फोकस पर बना कि नहीं बना? वही तो काटा ना, मुख्य फोकस पर बनता है। और जो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यह बात पता है सर कि वो वास्तव में आपको काट रहा है। जब वास्तव में काट रहा है तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनता है, वास्तविक उल्टा तथा बिंदु के आकार का बनता है। तो आप बताइए बिंदु के आकार का बना कि नहीं? तो कहेंगे सर कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बिंदु के आकार। एक बात रट लीजिए ना, हमने अभी तो बताया कि पूरे 6 कंडीशन में 5 जगह आपका वास्तविक बनेगा, एक जगह 6वां कंडीशन जो होगा इस ध्रुव और फोकस के बीच वह आभासी बनेगा। तो रटने की कोई बात ही नहीं है। शुरुआत के 5 तो चलिए ना सर वास्तविक पर, क्या दिक्कत है आपको? तो चलते हैं। हमने कहा क्या कि जब वस्तु, थोड़ा सा टेढ़ा नहीं रहेगा, ये ऐसे थोड़ा सा इसको सीधा बना लीजिए। ऐसे मेरे से टेढ़ा बन गया लेकिन आप सीधा बनाइएगा, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? तो हम कह दिए कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, जो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बिंदु का आकार का बनता है। तो ये कौन सा कंडीशन है? तो ये तो कह रहा है कौन सा कंडीशन? तो कहेंगे सर ये पहला कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर। और जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अभी तो हमने आपको बताया था कि वस्तु अनंत पर रखी होगी तो कैसा बनेगा? वो तो इरेज हो गया, कोई बात नहीं। चलते जरा, अब अनंत पर से एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो कहां आएगा? तो कहेंगे सर इस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा, यानी यहां वस्तु को रखे। तो दूसरा कंडीशन क्या कहता है? जरा ध्यान से सुनिएगा। इसको इरेज नहीं करते, थोड़ा सा इसको हम रख लेते हैं, ठीक है? अब इसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, इसको हम रख लिए। अब कहेंगे अगर कि दूसरा कंडीशन क्या होगा, चलिए देखते, इतने जगह में हम लोग कवर करते हैं। तो कहेंगे क्या होगा, जरा ध्यान सुनिए। दूसरा क्या कहता है? तो दूसरा क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा जो कंडीशन है, अब की वस्तु अनंत पर रखी होगी तो अब की बार कहां रखेंगे? तो कहेंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, केंद्र के बीच में रखी हो। जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको हेडिंग रूप में कर दीजिए। हमने कहा क्या कि एक एक पार्ट का, एक एक भाग का बनाइएगा नोट, इससे बढ़िया आपको नहीं मिलेगा। बहुत सटीक हमने बता रखा आपको। हमने कहा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो चलते हैं बना करके देखते हैं कि सर जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच में रखा होगा तो मान लीजिए अब की बार करते क्या है? अब की बार हम करते एक दर्पण बनाते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये दर्पण कौन सा होगा? तो कहेंगे सर ये है मेरा, थोड़ा सा गोल सा बनाइए। और हम कहे क्या हो रहा है जी? चलते हैं जरा, अब देखते हैं। अगर इसको हम ऐसे करें और इसके उभरे हुए तल पर कलई कर दिए कलई, कहेंगे हाँ सर कलई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये मुख्य अक्ष है, कहेंगे हाँ सर ये मुख्य अक्ष है। और ये पी है तो कहेंगे हाँ सर पी है। और ये क्या है? तो कहेंगे सर एफ है। और ये क्या है? सी है। अब अगर हम कहें कि वस्तु को अब की बार कहां रखा गया है, तो आपको पता है कि सर वस्तु को यहां रखा गया है। कहा? तो कहेंगे वस्तु को, जरा ध्यान सुनिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत तो यहां है और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? जरा ध्यान से सुनिएगा। अब ये वस्तु है मेरी, और जब वस्तु से होकर के चलेगी तो आप बताइएगा ऐसे चलेगा कि नहीं? तो हम कहेंगे
कि हाँ चलेगा सर, तो कहेंगे ये चलने के बाद और दर्पण से टकराएगा, तो दर्पण से टकराने के बाद अभी नहीं हम बताए किससे होकर, कहीं से नहीं होकर के जाएगा, दर्पण में कहीं से टकराएगा, कहीं से टकराएगा तो कहां से होकर के जाएगा, तो कहेंगे सर फोकस से ही होकर के जाएगा, चाहे जहां टकराए, कहीं टकराएगा किससे होकर के, फोकस से होकर के जाएगा। तो यह बात तो हमको पता चल गया कि सर अगर कहीं से टकराएगा तो कहां से होकर के जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। और एक बात और पता है सर, जो भी प्रकाश की किरणें, थोड़ा सा और ऐसा कर दीजिए इसको, अगर इसको हम ऐसे बना दे और प्रकाशिक वक्रता केंद्र को यहां रख देते, ठीक है। अगर कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो आपको पता है सर जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग में क्या करेगी, वापस लौटाएगी। तो अब की बार बताइए कहां काटा, यहां काटा कि नहीं काटा, कहेंगे सर काटा। तो जब यहां पर काटा तो आप जरा बताइएगा कि थोड़ा सा इसको रंग बिरंग का लिख लेते हैं, यहां पर काटा कि नहीं काटा, तो कहेंगे सर काटा। तो उस स्थिति में आप जरा बताइएगा, कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी थी तो उसका प्रतिबिंब कहां बना, तो कहेंगे सर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना, तो जब बीच में बना तो कैसे कर सकते, काम करते हैं, आपको थोड़ा सा रुक जाइए, छोटा दिख रहा होगा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग ना, उससे कोई मतलब नहीं, इसको समझिए फिर हम उसको छोटा कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम कहें आपसे, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कहें कि जब वस्तु अनंत और, जरा ध्यान से, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो कहेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, जो वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए वस्तु इतना बड़ा है ना, वस्तु इतना बड़ा है लेकिन बना कितना है, थोड़ा सा छोटा तो है ना, तो हम कहेंगे सर थोड़ा सा छोटा बनेगा, तो हम कहेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, जो वास्तविक बनता है उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा फिर से छोटा कर लीजिए तो वो भी, ये कहां चला गया, तो कहेंगे, इसको टच करें, इसको ऐसे ला दीजिए, जहां गायब हुआ था इसको ला दीजिए, ठीक, नहीं लिखना पड़ेगा अभी, तो इसको लिखते हैं, चलते हैं। अगर हम कहें कि अगर लिख के आपको अगर बताए तो क्या कहेंगे, कहेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा, कहेंगे कि जब वस्तु जरा ध्यान से सुनिएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, बीच में रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है, बीच में बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा क्या कि जब वस्तु कहां रखी गई होगी, अनंत, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, हमने आपको बना करके क्या कर दिया, दिखा दिया। जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब चलते हैं जरा, अगर हम कहें आपसे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे उसका प्रतिबिंब कहां बनना है, तो कहेंगे सर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, जो वास्तविक बन रहा है, क्योंकि वास्तव में काटता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो वास्तविक बनेगा। और ये सीधा है, तो आप बताइए उल्टा है कि नहीं है, तो कहेंगे सर उल्टा है, तो उल्टा बनता है।
और कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा बनता है। तो यह आपका कंडीशन हो गया। तो हम कहेंगे सर यह कंडीशन हो गया आपका दूसरा, जो कह रहा है जब वस्तु अनंत पर रखी होगी। अब एक कदम और आगे चलेंगे तो कहां आएंगे, तो कहेंगे सर जब एक कदम और आएंगे तो प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र पर आएंगे। तो जरा चलिएगा, अगर अगला हम आपसे कहे कि जब वस्तु कहां रखी हो, तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब वस्तु कहां रखी होगी, वक्रता केंद्र पर। तो चलते एक एक बात हम आपको बताते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक ले लेते हैं, कौन सा, तो हम कहेंगे सर एक दर्पण ले लीजिए आप। ले लिया बच्चों। अब कहिए सर इसको पेंट कर दीजिए। पेंट भी कर दीजिए, कर दिए। अब कहिए सर मुख्य अक्ष ले लीजिए, तो मुख्य अक्ष भी ले लिए। अब कहिए सर कि सर इसमें ध्रुव बनाइए, तो बना दिए। फोकस भी बनाइए, बना दिए। और इसमें एक वक्रता केंद्र भी बना दीजिए, तो बना दिए। अब अगर हमने कहा क्या कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, अब की अनंत या इस अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में नहीं रखी गई है, अब की बार कहां रखी गई है, तीसरा कंडीशन जो आपका रखा गया है, तो कहेंगे सर वो कहा है, तो कहेंगे सर अब की बार वक्रता केंद्र पर ही रखी गई। ठीक है, अब कहेंगे वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो कार्य भी है। हम कहेंगे हाँ, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई तो आप बताइएगा इससे प्रकाश होकर के जाएगा, तो दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर के जाएगा, तो हम कहेंगे दर्पण से टकराने के बाद कहीं से नहीं होकर के जाएगा सर, इसी से होकर के जाएगा। कहां से, तो कहेंगे सर वक्रता, सॉरी, हम कहेंगे इससे टकराने के बाद किससे होकर के जाएगा, तो हम कहेंगे सर फोकस से होकर के जाएगा। तो फोकस से इसको लिख देते हैं, ये फोकस है। यानी अगर कोई प्रकाश की किरणें इससे टकराएगा तो किससे होकर के जाएगा, एक ही बिंदु है, उसी से होकर के जाएगा, फोकस से। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सर दूसरा कहां जाएगा, तो हमने कहा जब ये टकराया तो फोकस से होकर के जाया। और एक बात और हमने आपको बता रखा था कि अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाएंगी तो उस स्थिति में मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, और हम इसको यहां बना देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा बना, लेकिन आपको सीधा कर लेना चाहिए था। चलते जरा इसको थोड़ा सीधा बना लीजिए। मान लीजिए आप स्केल रख के रखेंगे, बनाएंगे तो सीधा बनेगा ही, कहीं इधर उधर जाएगा ही नहीं, और ये सी होगा। और इस स्थिति में जो बनेगा ना, तो थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, और जब ये होकर के जाएगा तो कहां बना, आप देखिए यहां बना कि नहीं बना। समझिएगा जरा मेरी बात को। हमने कहा क्या कि जब वस्तु कहां रखी गई होगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यही कंडीशन आपका रहता है, जो मस्ट रहता है, पेपरों में भी पूछता है। यानी कहने का मतलब है वह कौन सी स्थिति है जहां पर रखने के बाद प्रतिबिंब उसका उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा वस्तु रहता है। तो हम यह बात कह सकते हैं कि जब वस्तु, इसको आप वस्तु कह सकते हैं ना, आप घबराइएगा मत, इसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। अंत तक पढ़ते रहिए, बस आपको कहीं समस्या नहीं आएगा। हम कहेंगे जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र पर रखी गई होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जो वास्तविक बनता है उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर हम आपसे कहे तो लिखेंगे कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जो वास्तविक उल्टा और इसको मिटा ही दीजिए, इतना तो जानबे करते प्रतिबिंब कौन है। तो कह सकते वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, बराबर बनता है।
यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो कहिएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो कंडीशन ये याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है वह कौन सी स्थिति है चाहे वस्तु को कहां रखा जाए जहां वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो उम्मीद कर रहे प्यारे बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अगर यह बात आपको समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा फिजिक्स को पढ़ने में। चलते थोड़ा सा पहला जो चैप्टर है वो बड़ा है और कठिन भी थोड़ा सा है, लेकिन इजी हम कर देंगे आपके लिए, इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। एक पार्ट में क्लियर ही नहीं हो पाएगा, बड़ा चैप्टर है, समय लगेगा, इसलिए पार्ट बाय पार्ट हम आपको करके देंगे। तो कहा हमने क्या कि एक स्थिति एक ऐसा यही होता है कि जब वस्तु कहां रखी गई होती है वक्रता केंद्र पर तो उसका प्रतिबिंब वहीं पर बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। तो हम कह सकते हैं कि सर 3 कंडीशन इसका पूरा हो गया। तो इस समय हम कह सकते हैं आज के लिए इतना रहने देते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको यह बात समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी फिजिक्स पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगा। तो आज के लिए इतना हम रहने देते हैं, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद। रुक दे।